नमस्कार दोस्तों, करेक्ट हिस्ट्री पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके का एक बेहतरीन पॉइंट लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में, जो कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहाँ से या अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारे भारतीयों ने छेड़ा था। और हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण आंदोलन और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्या है कि ये 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा गया। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख उद्घोषक थे। अब देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा की गई और इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा गया। दूसरा हमारा आता है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में या चंपारण नामक स्थान पर कह सकते हैं, इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे महात्मा गांधी जी। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला सत्याग्रह था। 1917 में बिहार के चंपारण पहुंचकर खाद्यान्न के बजाय नील एवं अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किए जाने वाले किसानों के समर्थन में ये सत्याग्रह किया गया। मतलब कि जैसे अंग्रेज थे तो वो नील की खेती करने के लिए बाध्य किया करते थे, तो उसी के विरुद्ध ये आंदोलन छेड़ा गया, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में और बिहार के चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। चलिए आगे है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में शुरू किया गया। अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिन की हड़ताल की थी। यही अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था और गांधी जी का यह पहला भूख हड़ताल कह सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में ये एक सूती कपड़ा मिल में 21 दिन की हड़ताल की गई इसमें, और ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। अगला है खेड़ा आंदोलन। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन, इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। तो खेड़ा आंदोलन जो था वो 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया था और ये अधिक कर वसूली के विरुद्ध था। मतलब जो अंग्रेज सरकार थे वो कर वसूलते थे। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। 1919 में ये पारित कब हुआ? फरवरी 1919, और लागू कब हुआ? 8 मार्च 1919। दो डेट हैं इसके। देखिए, पारित होना और लागू होना, जैसे कोई भी कानून बनता है तो पहले पारित किया जाता है संसद में, फिर लागू होता है। तो ये 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सिटीजन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो था, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, ये पारित किया गया फरवरी 1919 को और लागू हुआ 8 मार्च 1919 को। और ये जिस समिति द्वारा बनाया गया उसे हम सेडिसन समिति कहते हैं, सेडिसन समिति की सिफारिश से। फिर है जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। ध्यान दीजिएगा ये डेट। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कारण इसका क्या था? दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण 13 अप्रैल शाम को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा संगठित की गई और हजारों भारतीय मौजूद थे। तभी पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने इस सभा को असंवैधानिक घोषित किया और मेन दरवाजे से गोलियां चलवा दी, जिससे कोई भाग भी नहीं पाया वहां से। बहुत कम लोग निकल पाए बाहर, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा भारतीय मारे गए। उस समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका नाम था हंटर कमीशन। और इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इस घटना के विरोध में उन्होंने क्या किया कि जो उन्हें उपाधि दी थी अंग्रेजों ने सर नाइटहुड की, उन्होंने उसे वापस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए भैया, जब आप हमारे ही लोगों को मार रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे उपाधि लेके। बहुत सही बात उन्होंने किया, बहुत सही काम किया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को गोली किसने चलवाई? जनरल डायर ने चलवाई थी।
आगे है खिलाफत आंदोलन 1919 में। इसका क्या कारण था? तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक बड़ा आंदोलन था। इसके मुख्य नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। महात्मा गांधी जी ने भी इनका समर्थन किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था? तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए। और मुख्य नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। और गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। कहें तो यहीं से गांधी जी ने शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज्य की मांग को लेकर किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना या बाधा उत्पन्न करना। मतलब कि अंग्रेज सरकार अगर कोई भी कार्यवाही कर रही है तो हम उसका साथ नहीं देंगे, उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ रहेंगे, उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक ये असहयोग आंदोलन पहला था। इसके बाद समाप्ति कब हुआ इसका? चौरी चौरा कांड जब हो गया तब ये समाप्त हो गया। चौरी चौरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड 4 अप्रैल 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। महात्मा गांधी जो हिंसा के खिलाफ थे उन्होंने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। मतलब गांधी जी थोड़ा क्षुब्ध हुए इस घटना से कि मैं अहिंसक ठहरा और ये लोग हिंसा पे उतारू हैं, इसलिए इन्होंने वापस ले लिया अपना आंदोलन। फिर एक काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना की, जिसमें काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर खजाना लूटा गया। इस कांड में कई क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की भी सजा हुई। तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्यों हुआ था? खजाना लूटने के लिए, हथियार खरीदने के लिए। आगे बारदोली सत्याग्रह 1928 में। इसके प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। मतलब जो हमारे प्रांत की सरकारें थी उन्होंने क्या किया कि जो कर देते थे किसान उनमें 22% की वृद्धि कर दी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह किया 1928 में। फिर है नमक सत्याग्रह 1930। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। इस आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। दांडी मार्च नाम सुना होगा आपने। नमक कानून के खिलाफ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी समेत 78 सदस्यों ने दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया था और इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो नमक सत्याग्रह ये 1930 में। और कब मतलब शुरू किया इन्होंने? 12 मार्च 1930 को और पहुंचे थे वहां पे 6 अप्रैल 1930 को। आगे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। अभी आपने पीछे पढ़ा दांडी मार्च को। तो 1931 में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 6 अप्रैल 1930 को, जब उसी दांडी मार्च से ही
इसकी भी शुरुआत हुई, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि वहीं से इसकी भी नींव पड़ी। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। अगला है हमारा गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 ईस्वी। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी की निम्न मांगों को स्वीकार कर लिया गया। कौन कौन सी मांग भैया? देखिए, पहला मांग था हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, मतलब जो हिंसक नहीं थे उनको रिहा कर दिया जाए। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। तीसरा, भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। और चौथा, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को बहाल किया जाए। मतलब बहुत से लोग क्षुब्ध होकर क्या किए थे कि रिजाइन कर दिए थे, तो गांधी और इरविन जो समझौता हुआ इसमें इसको बहाल करने की बात की गई। अगला है पूना समझौता, 24 सितंबर 1932। पूना समझौता या पूना पैक्ट इसे कहते हैं। ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। मतलब जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच ये समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया। मतलब मांग आ रही थी कि पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाए, तो खैर उसको किसी तरह से समझौते के दौरान समाप्त किया गया। लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। नेक्स्ट हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू। मिलेंगे, फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी।